हाय फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। और मेंसुरेशन में देखेंगे कि हमें मेंसुरेशन में सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें और किस तरह से पढ़नी है। तो जैसा कि आपको स्पष्ट है कि मेंसुरेशन को हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। और फर्स्ट पार्ट पे हम लेके चलेंगे 2D। और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे 3D के बारे में। अब 2D क्या है, तो टू डायमेंशनल जिसकी बात करते हैं इसको टू डायमेंशनल लिख सकते हैं। और ये थ्री डायमेंशनल है, यानी जहाँ पे हमें दो सतहों की जरूरत पड़ती है यहाँ पे तीन बीमाओं की आवश्यकता, सॉरी सतह बीमाओं की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ देखिए, यहाँ दो बीमा की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ तीन बीमा। डायमेंशन का यानी मतलब यह है कि जैसे हम दो बीमा वाले, मतलब अब कह दें कि जैसे हम किसी आयत की लंबाई बतानी हो, वर्ग की लंबाई चौड़ाई पता हो, तो उसके बारे में सारा डिटेल पढ़ेंगे कि यानी जहाँ टू डायमेंशनल होंगे और जिसमें थ्री डायमेंशनल होंगे उसमें हम लोग क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो 2D में आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि वृत्त के बारे में, जो हमारा सर्कल है वो कैसा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आप पढ़ेंगे इसमें चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज हमारा क्या होगा, तो अब चतुर्भुज में भी सिर्फ एक चतुर्भुज नहीं होगा, इसी के अंदर आप देखेंगे चतुर्भुज के जो प्रकार होंगे। सबसे पहले इस चतुर्भुज में हम लोग आयत का डिस्कशन करेंगे। सेकंड हम लोग वर्ग का डिस्कशन करेंगे। थर्ड में हम लोग सम चतुर्भुज की बातें करेंगे, सम चतुर्भुज क्या है। और फोर्थ में हम लोग यह डिस्कशन करेंगे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। और फिफ्थ में हमें ये देखना होगा कि समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे। तो ये पांच प्रकार के चतुर्भुज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके कैसे स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर अभी इसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो 2D में हम सबसे पहले सर्कल पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज में आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और इसके बाद हम इसी में त्रिभुज पढ़ेंगे, तीसरा जो टॉपिक होगा। अब त्रिभुज भी आप देखेंगे तो त्रिभुज को दो आधारों पे बांटा जाता है। इसमें आप लोग एक कोणों के आधार पे बांटेंगे, कोणों के आधार पर। और सेकंड में हम लोग यह देखेंगे कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, जो ट्रायंगल हमारे होंगे त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर। तो जैसा आपको स्पष्ट है कि यहाँ पे कोण के आधार पे त्रिभुज कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे आपको लेकर चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। इसके बाद सेकंड होगा न्यून कोण त्रिभुज। और थर्ड हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह से हम त्रिभुजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ भुजाओं के आधार पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग समबाहु त्रिभुज का डिस्कशन करेंगे, समबाहु त्रिभुज क्या होंगे। सेकंड हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का डिस्कशन करेंगे। और फिर थर्ड में हमें ये लेके चलना होगा कि विषम बाहु त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। तो इतनी चीजें हमें पढ़नी है अभी 2D के अंदर, वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज। इसके बाद अगर हम 3D की बात करें तो 3D में देखेंगे, 3D में कई चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे घन पढ़ना पड़ेगा, घनाभ होगा, घन हो जाएगा, घनाभ होगा। इसके बाद बेलन पढ़ना है इसमें, बेलन के बाद शंकु पढ़ेंगे हम लोग। और शंकु के बाद इसमें यहाँ पे गोला भी देखा जाएगा, और गोला के साथ साथ इसमें प्रिज्म और पिरामिड के बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और इसमें हम लोग
वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा मेंसुरेशन पढ़ने का। पहले हम मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। तो हमारा 2D था, 2D में वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है। इन सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। और फिर 3D में आप घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, इन सभी चीजों पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आपके सभी क्वेश्चन लगभग क्लियर हो जाएंगे कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और हम किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समय को न गवाते हुए स्टार्ट भी कर लेते हैं क्षेत्र मिट्टी का 2D पोर्शन। और 2D में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो सर्कल के बारे में। अब देखिए सर्कल कैसे और क्या होता है, पहले इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें, फिर इसके क्वेश्चन बनाएंगे और विधिवत क्वेश्चन बनने लगेंगे। आप बहुत ही इत्मीनान से इसको सीखिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वृत्त। वृत्त जिसे हम लोग सर्कल कहते हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, अब यहाँ पे जो भी चीजें हम लिखते जाएंगे उसका इंग्लिश में लिखते जाएंगे, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वृत्त और सर्कल में क्या है, वृत्त किसको कहते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि वृत्त हम लोग किसे कहेंगे। तो बहुत से बच्चों का ये होता है कि ये गोला होता है उसे वृत्त कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं कि वृत्त चारों तरफ खींची गई रेखा, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा कहते रहते हैं। लेकिन आप वृत्त को जब भी आप इंडिकेट करना तो कहेंगे कि बिंदु से एक निश्चित दूरी पे उसके चारों तरफ खींची गई एक रेखा ही क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु लिए हैं, बिंदु से अगर हम इस रेखा तक की दूरी को मापें तो ये दूरी क्या कहलाएगी, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, इंग्लिश में इसे रेडियस बोला जाता है। और रेडियस यानी हम लोग हमेशा आर से इसको इंडिकेट करेंगे ऐसे। ठीक है, और इसके बाद अब देखिए अगर इसी वृत्त के इधर भी हम त्रिज्या ले लें तो देखिए पूरा त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मिलके क्या कहलाएगा, तो इसे हम लोग पूरे एरिया को यहाँ से यहाँ तक के इसे व्यास कहते हैं। और व्यास को हम लोग इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, जिसे डी से इंडिकेट किया जाएगा। अब देखिए यह केंद्र है, केंद्र मतलब ये आप ऐसे लेके चलिएगा, इसे हम केंद्र से इंडिकेट करेंगे और केंद्र को ओ ले लीजिएगा ऐसे। तो यहाँ पे आप स्पष्ट ये जानिएगा किसे केंद्र बोला जा रहा है, और केंद्र को हम लोग ओ से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये आपका केंद्र है। यहाँ छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान देंगे तो बहुत स्पष्ट कर ले जाएंगे। देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोले, और यहाँ से केंद्र से होकर गुजरती हुई कोई जीवा होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, जिसे डी से इंडिकेट किया जाता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कोई हम रेखा खींच दें, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। ठीक है, ये जीवा हो गई, इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोला जाता है। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि जीवा यानी जीवा किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि वृत्त को किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई उन सभी रेखा को हम जीवा बोल सकते हैं, जो वृत्त को यहाँ पे क्या करेगी, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हो। तो देखिए यहाँ जब ये आप कहेंगे कि यह दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो कहीं न कहीं ये व्यास भी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या हम इसे जीवा कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। जित व्यास को भी हम लोग जीवा ही कहते हैं, यानी व्यास भी एक प्रकार की जीवा है। हम यह कह सकते हैं कि वह व्यास जो केंद्र से होकर गुजरता है, उस व्यास तो सॉरी, वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उस जीवा को हम लोग व्यास का नाम देते हैं। यानी जो भी जीवा केंद्र से होकर गुजरेगी उन सभी जीवा को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ये भी हमारे क्या होगी, व्यास होगी, ये भी व्यास हो जाएगा, ये भी व्यास हो जाएगा।
यानी जो भी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उन सभी जीवा को हम लोग व्यास बोल सकते हैं। लेकिन जीवा आप देखिए, अगर ये जीवा है तो अब इस जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते हैं जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ये हमारी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। अब यहाँ समस्या ये होती है कि हम यहाँ एक नाम सुनते हैं वृत्तखंड, कभी कभी आप यहीं से नाम सुनते होंगे वृत्तखंड, और एक नाम सुनते होंगे त्रिज्यखंड। यह दो नाम सुनते होंगे। वृत्तखंड क्या है और त्रिज्यखंड क्या है? वृत्तखंड उसे कहते, उस सभी खंड को कह सकते हैं, जैसे ये भी हमारा क्या है, एक वृत्त का खंड है। यानी यहाँ से हम जीवा अगर हम खींचते हैं तो जीवा वृत्त को दो खंड में विभाजित कर दी, एक ऊपर वाला और एक दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दी, तो हम इसे वृत्त खंड कह सकते हैं। ये हमारा वृत्त खंड है। लेकिन हम इसे त्रिज्य खंड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए कि यह त्रिज्य से खंडित नहीं हुआ, त्रिज्याओं से खंडित नहीं हुआ है। अब त्रिज्य खंड किसे कहेंगे? तो जैसे देखेंगे यहां से यहां तक की अगर ये दूरी हम ले लें तो इस खंड को हम लोग बोल सकते हैं, यह हमारा क्या होगा? त्रिज्य खंड होगा। ये भी एक वृत्त का खंड है, लेकिन इसे हम लोग त्रिज्य खंड का भी नाम देते हैं। जो त्रिज्याओं से के द्वारा खंडित होता है उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। कुछ लोग वृत्त खंड और त्रिज्य खंड में अंतर ही नहीं समझते हैं कि वृत्त खंड किसे। वृत्त खंड तो हम यहाँ भी अगर ले लेते हैं, भी हमारा वृत्त खंड होगा। यहाँ भी छोटा सा खंडित कर ले, भी वृत्त खंड होगा। लेकिन हम इसे त्रिज्य खंड नहीं कह सकते। त्रिज्य खंड उसे कहते हैं जो त्रिज्याओं के द्वारा यहाँ खंडित हो। जैसे मान लीजिए यह त्रिज्या, ये त्रिज्या, अगर यहाँ पे भी एक खंडन करें तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? ये भी त्रिज्य खंड कहलाएगा। लेकिन हम अगर कहीं भी यहाँ पे खंडित कर दें तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ये वृत्त खंड हो जाएगा। यानी वृत्त का एक छोटा सा खंड है, कहीं भी छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दे, विभाजित कर दे, उसे डिवाइड कर दे, तो ये सभी क्या है? ये वृत्त खंड है। और ये त्रिज्य खंड की बात करें तो इसे कहेंगे त्रिज्या। किसे कहे हैं? तो देखिए आप फिर से यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, इसमें ज्यादा हो गया है। ये हमारा त्रिज्या था जिसे आर से इंडिकेट कर रहे थे, और यहाँ पूरा ले लेंगे तो ये हमारा पूरा डी हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। इसे हम लोग त्रिज्या के इंडिकेट किए थे, कॉर्ड था। ये ऐसे लिख लीजिएगा, ये त्रिज्या है, ये व्यास है, और ये हमारा कॉर्ड है। और यहाँ पे अगर इसी बात करें, इस खंड की बात करें, तो ये खंड क्या कहलाएगा? हमारा त्रिज्य खंड कहलाएगा। ये त्रिज्य खंड होगा, ठीक है। और हम कहीं भी एक खंड ले लेते हैं उसे हम लोग वृत्त खंड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपके नॉलेज होना चाहिए कि त्रिज्या, वृत्त, व्यास, और ये जो हमारा जो चारों तरफ रेखा खींची गई है ये तो बहुत जरूरी है। इसे हम लोग किस से इंडिकेट करते हैं? परिधि से। तो इसे डिनोट करते हैं हम लोग परिधि से। परिधि हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, जीवा हो गया। ये जीवा हमारी है, जीवा के साथ वृत्त खंड और त्रिज्य खंड। और देखिए जब भी हम त्रिज्याओं के द्वारा कोई खंडित करते हैं तो इस पे कोई कोण बनता है, उस कोण को हम थीटा से इंडिकेट करें, ये हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि एक वृत्त यानी पूरा एक राउंड अगर हम इस तरह से मूव करें तो ये हमारा टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का बनता है। और अगर हम इसके कई पार्ट कर दें, उसमें से कहें कि 30 डिग्री का है, तो इस त्रिज्य खंड का यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कैसे निकाला जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आई होप ये सब कुछ आपको सारे पॉइंट एकदम बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो रहे होंगे कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहेंगे, व्यास किसको कहते हैं, जीवा किसको कहते हैं, वृत्त खंड किसे कहेंगे, त्रिज्य खंड किसे कहेंगे। आप गलती ना करिएगा, वृत्त खंड और त्रिज्य खंड एक ही है, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि वृत्त खंड हम किसी एक खंड को बोल सकते हैं और त्रिज्य खंड अलग है, ठीक है। व्यास को जीवा, आप देखिए यहाँ से आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ जीवा है
और ये भी एक जीवा, दो जीवा मिलके क्या बन रही है, व्यास बन रही है। तो ऐसे हम लोग फार्मूला भी क्रिएट करते हैं, और फार्मूला हमारे पास से क्या बनता है उस पर डिस्कशन करें तो अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ वृत्त से, अगर वृत्त के बारे में देख रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग इंडिकेट किए किससे, आप बताएंगे आर से, ठीक है। और वृत्त का अगर हम व्यास की बात करें, वृत्त का व्यास, तो आप वृत्त का व्यास यानी डी से इंडिकेट करेंगे। डी बराबर क्या होगा, 2r, या लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या, ऐसे व्यास को आप बता सकते हैं। अब देखिए वृत्त का अगर परिधि की बात करें तो वृत्त की जो परिधि होगी वह क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr, यानी जहाँ पे r की वैल्यू, यहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, या हम इसको परिधि और व्यास का रेशियो भी कहते हैं। परिधि और व्यास का यह एक प्रकार का रेशियो भी है। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 हो, क्या होती है, परिधि और व्यास का रेशियो होता है। आपको फार्मूला 9 भी पता हो, सिर्फ ये पता हो व्यास 7 है तो परिधि 22 होगी, व्यास 14 है तो परिधि 44 होगी, व्यास 21 हो जाएगा तो परिधि 3 गुना 66 हो जाएगी। यानी हम इसका रेशियो जाने कि परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है वह 22 और 7 का होता है। कोई भी सर्कल लेके चलेंगे तो यही होगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ें तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल दिमाग में रखेंगे आप, ये होता है πr², πr²। और यहाँ पे त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पे इसको इंडिकेट करेंगे, त्रिज्य खंड का एरिया क्या होगा, तो θ/360 लिखेंगे और इंटू πr² ही लिखेंगे। अब एक पॉइंट और आप यहाँ डिनोट कर लेंगे कि त्रिज्य खंड का अगर आपसे परिधि पूछ दे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो त्रिज्य खंड का परिधि होता है θ/180 यानी 160 πr, यह होता है, यानी 2πr ही होता है। 2 से अगर 360 को काटे हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इतनी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा वृत्त का त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा और त्रिज्य खंड का परिधि क्या होगा। मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन में सबसे पहले ही सारी पॉइंट पे आप इंडिकेट करेंगे। जब ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो इसके ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग ये देखें कि वृत्त का व्यास क्या है, परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का परिधि क्या होगा। तो इन सभी से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग इसके साथ साथ में नोट भी करते जाएं कि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल या कुछ भी आपको निकालना तो इसके बराबर कर देंगे तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल ले जाएंगे क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ लोग यहाँ पे कुछ ट्रिक जानना चाहते हैं कि ये फार्मूला ही हमें भूल जाता है, इतने फार्मूले कैसे हम याद रखें, तो बिना फार्मूले का भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सिर्फ ये हो कि अगर परिधि दिया हो, या यहाँ पे कहें कि अगर त्रिज्या आपको पता है, और त्रिज्या पता है तो क्या पूछ सकता है, त्रिज्या, व्यास और यहाँ पे परिधि। पहले इन तीनों का रेशियो हमें कैसे निकालना है, तो देखिए ये 7 होगा तो ये 14 लिख लेंगे और ये 44 लिखेंगे। इस रेशियो पे आप चाहे जो भी परिधि, व्यास और यहाँ पे त्रिज्या का क्वेश्चन आएगा तुरंत देख देख के बताते चले जाएंगे। जैसा कि अगर त्रिज्या दिया किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यानी 3 गुना इसका है, तो परिधि क्या होगा, 3 गुना करेंगे 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसा दिया तुरंत आंसर बता ले जाएंगे।
अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो 3 गुना है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हो तो परिधि कैसे निकालेंगे? तो यहाँ आपकी समस्या सोचना सही है, लेकिन आप ये बताएं कि ये 3 गुना कैसे आया? हम 7 से डिवाइड किए तब ना आया है। तो आप यहाँ भी 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 5/7 गुना होगा। और अगर यहाँ पे ये पूछा है कि इसकी परिधि क्या होगी तो 44 गुणे 5/7 करेंगे तो यहाँ परिधि भी आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर हमें इन सब फार्मूलों को नहीं समझना है, बिना फार्मूले का करना है, तो आप इस रेशियो पे कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आप बताते चले जाएंगे। और इसी में अगर आप और क्षेत्रफल भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ क्षेत्रफल भी इंक्लूड कर लीजिएगा, और क्षेत्रफल का रेशियो होगा 154। अब जो भी आएगा 7 होगा तो 154 होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, लेकिन यहाँ 3 गुना न होके 3 के स्क्वायर, यानी जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना गुना यहाँ आएगा, ये 1 डायमेंशनल सभी चीजें हैं, लेकिन क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल है। तो आप सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, जितना गुना यहाँ आ रहा है उसका स्क्वायर का गुना करके इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आंसर, तो आप यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वह क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ऐसे में हम ट्रिक भी समझ लें कि हमारा ट्रिक क्या है, बिना फार्मूले का कैसे करेंगे। तो बिना फार्मूले का ये होगा त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। यह रेशियो पता होगा तो तुरंत देख देख के क्वेश्चन का आंसर आप बनाते चले जाएंगे कि अगर त्रिज्या हमारी इतनी है तो परिधि इतना होगा, क्षेत्रफल इतना होगा। त्रिज्या अगर 28 है तो परिधि हमारा इतना होगा, क्षेत्रफल इतना होगा। तुरंत बनाते चले जाएंगे। अगर फार्मूला याद है तो फार्मूले से, नई फार्मूला याद है तो यह कॉन्सेप्ट, ट्रिकी कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे कि हमारा 7, 14, 44 और 154 के रेशियो पे परिधि, व्यास, क्षेत्रफल और त्रिज्या, इन सब का रेशियो दिया है। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे और इस कॉन्सेप्ट पे दोनों पे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें, तो आपके जो डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे कि हमारे आपके कौन कौन से डाउट हैं और कैसे क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग से हम लोग करें, फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि, उसका परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, तो इसका सलूशन देखिए, हम दोनों कॉन्सेप्ट पे हम क्लियर करके बताते हैं। अगर आपको पता है कि त्रिज्या यहाँ पे व्यास और ये हमारा है परिधि, और यहाँ पे हम लिखें कि यहाँ हमारा क्या है, क्षेत्रफल। इनका रेशियो बताए थे कि अगर ये 7 होगा तो 14 होगा, ये 44 होगा और ये 154 होगा। देखिए 14 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 28, इसका डबल, देखिए सब डबल दिख रहा है, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन इसका 2 गुना न करके हमें इसके स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 15 चौको 60 और 1 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सेंटीमीटर होगा लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऐसे हम लोग फॉर्मेट पे क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसा आपको दिखाएगा कि यहाँ पे 21 आया तो इसका 3 गुना क्या होगा, 14 तिया 42, इसका 3 गुना 132, और इसका 9 गुना करेंगे तो 9 चौको 36 और 15 नवा 135 और 3 138, ये हो जाएगा 1386। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका एकदम एग्जैक्टली क्रिएट होते चला जाएगा कि ये 7 गुना है,
7 का। आप देखिए कभी कभी आपको एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये 4 दिया हो तो ये कितना है 7, यहाँ 4/7 गुना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ 4/7 यानी 4/7 गुणे 22 करिए, सॉरी 44 करिएगा तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। यहाँ देखिए 44 कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आया, 176/7। और यहाँ क्या करना, 4/7 यानी 154 गुणे 4 × 4 = 16/49 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वह लिख लेंगे। जैसे 7 से अगर हम इसे काटें तो ये 7 से कटेगा कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 एकम 7 गुणा कर लेंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32 3, यहाँ पे 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते चले जाएगा। तो सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा कि हमें ऐसे लेके चलना, तो इस तरह से करेंगे। नहीं तो अगर इतने आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत कंफ्यूजन कर रहा है, तो सिर्फ आप ध्यान दीजिए त्रिज्या को हम इंडिकेट किससे किए, सेकेंड टाइप त्रिज्या यानी 14 सेंटीमीटर दिया है तो परिधि निकालना है। तो परिधि बराबर हम लोग क्या लिखे थे, 2πr है, यानी 2 और पाई का मान क्या है 22/7 और परिधि हमारी यहाँ पे देखिए निकल के आई, इसे 2 बार में कटा, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर, ये हमारी परिधि आ जाएगी। और ऐसे अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो जैसा कि पता है πr² होता है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 22/7 गुणे 14 गुणे 14 यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया और गुणा करेंगे 44 गुणे 14 तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल दिया होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपको त्रिज्या दिया है तो परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा फार्मूले पे रख देंगे तो क्वेश्चन तुरंत आपका निकल के आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक सेकेंड क्वेश्चन इसे उल्टा दे दिया जाए, उल्टा का मतलब ये लिख दिया जाए किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे 2464 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त का परिधि क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने मिल जाता है, परिधि क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे आप। तो देखिए इसके सलूशन के लिए आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप जैसा जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखते क्या है πr², और इसके बराबर दिया है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान रखिए 22/7 और आर का वैल्यू नहीं दिया है, 2464 लिखा है। 22 से इसे काटेंगे, 22 कम 22 एक बार में कटेगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 22 कम 22, फिर बचेगा यहाँ 4, 22 दूना 44, 112 आएगा। और यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे तो r² बराबर, इसे थोड़ा सा देखिए 112 गुणे 7 लिखेंगे। और बहुत से कन्फ्यूजन ये होता है कि हम गुणा कर देते हैं और स्क्वायर हमें पता ही नहीं होता है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसे जब भी देखेंगे तो 7 से इसमें भाग देके तो ये इसका गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 112 में हमेशा आप 7 से भाग करिएगा, 7 एकम 7 बचेगा यहाँ पे 4 देखिए, और 7 छक्के 42, तो देखिए आ जाएगा 16 गुणे 7, 112 को लिखे और यहाँ 7 है, ये 7 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 गुणे 7 यानी 7 चौको कितना लिखेंगे 28 सेंटीमीटर। तो जैसे ही अगर आपके सामने इसकी वैल्यू आई r की, तो आप बताएं वृत्त का परिधि नहीं निकालेंगे, वृत्त का परिधि क्या होगा। तो आप ये जानते हैं 2πr होता है
और 2 पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 28 सेंटीमीटर। इसे काटेंगे 4 बार में कटेगा 44 गुणे 4 कितना हो जाएगा तो 176 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए यह थोड़ा सा हम तेजी से लेकर चल गए हैं, लेकिन इत्मीनान से इसे समझिएगा। जब भी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो और वृत्त का परिधि पूछे तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और पाई आर स्क्वायर के बराबर जैसे दिया क्षेत्रफल उसके बराबर कर देंगे। पाई का मान रखें 22 से इसको काटेंगे 112 होगा, तो आर की वैल्यू 7 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा और 112 का गुणनखंड करेंगे ऐसे करके 16 गुणे 7 यानी 112 होता है। तो आर की वैल्यू निकालना होगा तो ये क्या होता है, वर्गमूल इसका निकालना होता है। तो 16 का वर्गमूल 4 होगा और 7 गुणे 7 यानी 49 का वर्गमूल 7 होगा। 4 गुणे 7 28 हो गया। हमें त्रिज्या पता चल गई, रेडियस क्या आया 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम वृत्त का परिधि निकालेंगे 2 पाई आर लिखेंगे। 2 और पाई का मान हम 22/7 लिखें, आर की वैल्यू 28 लिखें तो 44 गुणे 7 कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग वृत्त के छोटे छोटे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो अभी देखिए वृत्त की बेसिक फॉर्मेट है, हम लोग थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लें तो फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे कि हमारे वृत्त के कौन कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल कैसे निकालना, परिधि कैसे निकालना है। क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या आ जाएगी तो परिधि भी आ जाएगा और परिधि आ जाएगा तो हम व्यास भी निकाल सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पे परिधि दिया होता तो परिधि यानी 2 पाई आर के बराबर करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे और आर की वैल्यू आ जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछे या व्यास पूछे तब भी हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त के बेसिक जो क्वेश्चन होंगे उस पर डिस्कशन कर लें। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे वृत्त के बारे में, वो वृत्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और सिर्फ क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था चतुर्भुज के बारे में उसे देखा जाएगा। तो पहले वृत्त का बेसिक क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, फिर इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग कल इसे यानी नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।